हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धुआंधार सेशन में। और आप देख रहे हैं नीव बैच 1.0 और मैं आप सभी के सामने नीरज कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 यानी कि रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 3 में ये जाने थे कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था जो है ठोस, द्रव, गैस, उसके बारे में समझाया गया था। और उसके बाद फिर बताया गया था पदार्थ में होने वाले 2 परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिर हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण पे आए थे और वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ के पहले रूप तत्व का परिभाषा जाने थे। फिर तत्व का कुछ उदाहरण जा रहे थे और बताए थे कि आवर्त सारणी में 118 तत्व है। बहुत सारे किताब में, अधिकांश किताब में 115 तत्व का जिक्र है, जिसमें यह बताया जाता है कि 90 से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक है और बाकी जो शेष तत्व है वो कृत्रिम है, संश्लेषित है, मानव निर्मित है। अब हम लोग ये भी, अगर तत्व की बात हुई है तो जान ले कि भूपर्पटी में, भूपर्पटी यानी कि भूमि की अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, एक मिनट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व में, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन के बाद की बात करें, ऑक्सीजन की बाद की बात करें तो उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, फिर एल्युमिनियम का नंबर आता है, फिर आयरन का नंबर आता है। तो तत्व के मामले में सबसे ज्यादा भूपर्पटी में, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दे कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो जवाब होगा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है, धातु कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? आयरन है। ये सब एकदम बेसिक सा बात है, तो हम सोचे कि बताते चलते हैं, तत्व की बात हुई है तो बता ही देते हैं। अब आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यौगिक। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक का परिभाषा क्या है बच्चों? तो यौगिक तत्व से ही बना है, 2 या 2 से अधिक तत्व, कम से कम 2 तत्व होना चाहिए। लेकिन यौगिक में क्या है ना कि रासायनिक संयोग होना जरूरी है। रासायनिक संयोग से मिल करके यौगिक का निर्माण होता है। तो हम यहां पे यौगिक का परिभाषा लिख रहे हैं, तो आपको फेयर करना फेयर कर लो। ऐसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ऑफलाइन मोड के बच्चे हैं उनको जो भी बुक अवेलेबल हम करवा रहे हैं, वही बुक का सारा पीडीएफ हम आप सभी ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को भी अवेलेबल करवाएंगे। तो परिभाषा इसका क्या है? 2 या अधिक तत्वों, 2 या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर, यहां पे अनुपात निश्चित है। जब अनुपात निश्चित नहीं होगा बच्चों तो मिश्रण होगा, लेकिन जब अनुपात निश्चित कर देते हैं 2 तत्वों का, तो 2 तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जब रासायनिक अभिक्रिया हो करके कोई भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है तो उसको यौगिक कहते हैं। इसलिए परिभाषा पे जरा गौर फरमाना। 2 या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर, निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से बने, 2 या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से बने। रासायनिक संयोग का मतलब है केमिकल रिएक्शन हो, यानी कि दोनों आपस में अभिक्रिया करें। रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को, 2 या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग से बने भिन्न गुण वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बहुत आसान सा परिभाषा है। 2 या अधिक तत्व, कम से कम 2 तत्व होना चाहिए, उसको निश्चित अनुपात में मिलाना है।
निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक संयोग यानी दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया होना चाहिए। तो अभिक्रिया करने के बाद जो केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से जो अलग गुण वाला पदार्थ आता है उसी को यौगिक कहते हैं। जैसे हम लोग बहुत आसान सा उदाहरण लेकर चलते हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का आपस में संयोग करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके बनाता है H2O लिक्विड, यानी कि जल का निर्माण करता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और यहां जल का निर्माण हो रहा है। तो हम इसको जरा सा देखते हैं कि किस अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे कि जल बनेगा, और अनुपात बदलने पे क्या होगा ये भी जरा सा ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण करवाते हैं, तो अनुपात निश्चित करने के लिए अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी है। तो थोड़ा संतुलित करके देखते हैं। तो 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है बच्चों। इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो इधर एक ऑक्सीजन जो है उसको 2 ऑक्सीजन में बदलने के लिए हम क्या किए, आगे 2 से गुना कर दिए, यानी कि जिसका जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्री गुणक है, वो कितना है, 2 है। अब 2 से गुना करने पर केवल ऑक्सीजन तो 2 हुआ नहीं होगा, हाइड्रोजन भी तो है। जल के अणुओं में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के 4 हो जाएगी। तो हमको यहां भी हाइड्रोजन 4 करना है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहां भी आगे 2 लगा देंगे ताकि 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाए। तो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, कैसे बैलेंस किए, पहले हम देखें क्या कि इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, यानी सम संख्या में। लेकिन इधर जल में, जल का जो सूत्र होता है वो सबको पता है बच्चों, H2O, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या किए, एक ऑक्सीजन को पहले 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट किए, तो इसीलिए इसके आगे 2 से गुना किए, जिसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री गुणक। तो स्टोइचियोमेट्री गुणक जो है वो 2 है। ऐसा करने पर 2 से ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन भी तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। तो फिर इधर भी हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो 2 पहले से था, आगे भी 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखो, तो हाइड्रोजन गैस के आगे 2 लगा है, इसका मतलब है कि इसकी मात्रा 2 है। और O2 के आगे यहां पे हमको कोई अंक लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से यहां 2 था और यहां तो हम 2 से गुना करके ऑलरेडी इसको 2 कर लिए। तो इसका मतलब यह है कि H2 के आगे 2 लिखे हैं तो हम लिख दिए 2, और O2 के आगे कोई अंक नहीं है तो यहां लिख दिए 1। ये जो 2 है, हम इसको 2 अणु या 2 मोल भी बोल सकते हैं। इसको 2 अणु भी पढ़ा जा सकता है और 2 मोल भी पढ़ा जा सकता है। हाइड्रोजन गैस का 2 अणु, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु, हाइड्रोजन गैस का 2 अणु, ऑक्सीजन गैस का 1 अणु, या हाइड्रोजन गैस का 2 मोल, ऑक्सीजन गैस का 1 मोल। तो क्या होगा अनुपात, 2 अनुपात 1। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को 2 अनुपात 1 में मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो कहोगे ठीक है सर, परिभाषा के अनुसार 2 या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाकर, तो हम यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 तत्व हाइड्रोजन का है और 2 तत्व ऑक्सीजन का है, तो टोटल यहां पे भागीदारी 4 तत्वों की है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग करने पर जो जल का निर्माण हुआ, ये यौगिक कैसे है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, 2 अनुपात 1 में। चूंकि ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन रासायनिक संयोग से जो बन के आया इसका गुण अलग है, ये भिन्न गुण वाला पदार्थ है। परिभाषा भी कह रहा है भिन्न गुण वाले पदार्थ को। तो परिभाषा के अनुसार ये भिन्न गुण कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रकृति क्या है, गैसीय, ये गैसीय अवस्था में है, लेकिन जो इससे बनकर आया वो लिक्विड बनकर आया, द्रव बनकर आया, ये द्रव है। तो यानी कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करता है निश्चित अनुपात में, तो भिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है। और कैसे, वो हम देख पा रहे हैं। ये गैस है तो ये द्रव है, दोनों की अवस्था बदल गया। यहां पर हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो बनकर आया प्रतिफल वो द्रव को व्यक्त कर रहा है। अब कोई अनुपात बदल दे, कोई कहे कि सर अनुपात बदलकर जरा देखते हैं। अगर हम अनुपात बदल देते हैं, अगर हम यहां पे अनुपात बदल देते हैं, 1 मिनट,
अगर हम यहाँ पे अनुपात बदल देते हैं, परिभाषा सभी स्टूडेंट्स को लिख लेना है इस वीडियो को रोक करके। अगर हम अनुपात बदल देते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसके आगे भी 2 लगा देते हैं, तो अगर हम इसको 2 आगे यहां भी लगा दिए तो 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो गया। तो यहां अनुपात यानी 2 अनुपात 2 कर दिए, या ऐसा करते हैं इसके आगे जो 2 लगा उसको भी हटा देते हैं और इसके आगे का भी 2 हटा देते हैं। फिर से हम पहले वाला अभिक्रिया लिख लिए, H2 गैस प्लस O2 गैस से जल। अब अनुपात बदल रहे हैं, 2 अनुपात 1 की जगह ना अनुपात बदल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इसको 2 रख दे रहे हैं और इसको भी और ऑक्सीजन भी 2 रख दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे दोनों का 1 अनुपात 1 ले ले, 1 अनुपात 1, यानी हाइड्रोजन भी 1 और ऑक्सीजन भी 1 ही अणु ले, हाइड्रोजन का भी 1 ही मोल और ऑक्सीजन का भी अगर 1 ही मोल ले, तो फिर जल का निर्माण नहीं होगा बच्चों। फिर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि हम 1 ही अनुपात 1 ले रहे हैं। अगर हम इसको 2 करते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, तब हमको यहाँ 2 करना पड़ता। तो हमको संतुलित करने के लिए अगर वो जल है तो ऐसा करना पड़ता, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1-1 अनुपात में ले रहे हैं, 1 अनुपात 1, यानी जितना हाइड्रोजन उतना ऑक्सीजन। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस भी 1 मोल लेंगे और ऑक्सीजन गैस भी 1 ही मोल लेंगे तो फिर जल का निर्माण नहीं होगा, यौगिक बदल गया, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 तत्वों को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाएंगे तो किसी भी अनुपात में मिलाने पर एक निश्चित गुण वाला पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। यानी हमको एक निश्चित यौगिक का निर्माण करने के लिए जिस 2 तत्व को मिला रहे हैं उसका अनुपात निश्चित रखना पड़ेगा। हम मिश्रण नहीं बना रहे कि चीनी पानी का शरबत है, कोई क्या कर रहा है, 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी मिला रहा, तो कोई 10 चम्मच चीनी मिला रहा, कोई 2 ही चम्मच मिला रहा, बनना तो शरबत ही है। तो हम मिश्रण की बात अभी नहीं कर रहे हैं। यौगिक की जब बात होती है तो यौगिक में अनुपात निश्चित रखना होता है। इसीलिए हम अगर H2O2 को 1 अनुपात 1 में रखते तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता, लेकिन उसी H2O2 को अगर हम 2 अनुपात 1 में मिलाते हैं, 2 अनुपात 1 में हाइड्रोजन गैस का 2 मोल और ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, तो फिर H2O2 नहीं H2O बनता है, जल का निर्माण होता है। क्लियर आया होगा बात समझ में। इसी तरह से हम एक नाइट्रोजन गैस वाला उदाहरण लेते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस, यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का जो अनुपात है वो हम 1 अनुपात 3 ले रहे हैं। नाइट्रोजन गैस 1 मोल और हाइड्रोजन गैस 3 मोल, तो इस दोनों के मिलने से बनेगा अमोनिया गैस। अब ये 2 नाइट्रोजन है तो यहां 2 नाइट्रोजन कर दो, आगे 2 से गुना कर दो, 2 नाइट्रोजन आ जाएगा, 2 नाइट्रोजन हो गया। और 3 दुना 2 से केवल नाइट्रोजन में ही गुना नहीं होगा, 2 से हाइड्रोजन में भी तो गुना होगा, तो 3 दुना 6। यहां भी तो देखो तो 3 दुना 6 आया कि नहीं आया। तो हाइड्रोजन यहां भी 6 है, हाइड्रोजन यहां भी 6 है, 2 नाइट्रोजन यहां भी है, 2 नाइट्रोजन यहां भी है। कोई भी समीकरण देख लो और बोलो कि सर बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, सब संतुलित है। लेकिन इस दोनों को देखना, दोनों का अभिकारक सेम है। तीर के पहले जो लिखा होता है उसको अभिकारक कहते हैं, तीर के बाद वाले को प्रतिफल कहते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अभिकारक प्रतिफल, प्रतिफल को उत्पाद भी कहा जाता है। तो दोनों का अभिकारक तो सेम है लेकिन अनुपात अलग अलग है। ये 1 अनुपात 1 में है तो H2O2 बना, 2 अनुपात 1 में है तो जल बना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के आगे कोई अंक नहीं लगा यानी ये 1 मोल है, हाइड्रोजन के आगे 3 लगा यानी ये 3 मोल है, 1 अनुपात 3 में मिलाएं तो अमोनिया बन गया। तो जब हम 2 या अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं ना और दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो भिन्न गुण वाला जो पदार्थ बनता है उसी को यौगिक के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये यौगिक तत्वों के मिलने से बना है और तत्व शुद्ध पदार्थ है, इसीलिए शुद्ध पदार्थ के मिलने से जो बनेगा वो भी शुद्ध ही कहलाएगा। इसी कारण से हम यौगिक को भी शुद्ध पदार्थ की ही श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है बात। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आ गया, तत्व और यौगिक। तत्व तो सबसे शुद्ध पदार्थ है ही, तत्व तो सबसे शुद्ध पदार्थ है ही। यहां तत्व की परिभाषा जो हम पिछले लेक्चर में बताए थे वो आप देख सकते हो। तत्व तो सबसे शुद्धतम रूप है ही, लेकिन उसी तत्व से मिलकर बना है यौगिक, इसलिए यौगिक भी शुद्ध पदार्थ की ही श्रेणी में आएगा।
तो पदार्थ का जो दो वर्गीकरण है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, उसमें हम लोग शुद्ध पदार्थ का दोनों रूप जान गए। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया, तत्व और यौगिक। अब यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक के प्रकार की अगर हम बात करें तो यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा देखिएगा यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यौगिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री लिख दी यहां पे, कंपाउंड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, ये यौगिक का मुख्य दो प्रकार है। ऐसे यौगिक का और भी प्रकार होता है, लेकिन हम मुख्य रूप से दो प्रकार में इसको बांटते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या कह सकते हैं? वह यौगिक जो आधुनिक परिभाषा है उसके अनुसार हम लिख रहे हैं, वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित रूप से उपस्थित रहता है, वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित रूप से उपस्थित रहता है, परंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि उपस्थित, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि उपस्थित रह सकता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित रूप से उपस्थित होता है, नाम ही है कार्बनिक यौगिक, कार्बन से संबंधित यौगिक। पुराना परिभाषा क्या था? पुराना परिभाषा था पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, जीवाश्मों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन जब पहली बार प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण हुआ, उसके बाद से असंख्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा चुका है, और आधुनिक परिभाषा कहता है कि वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु निश्चित हो। अपवाद में कौन कौन है? अपवाद में है CO, CO2, धातु के कार्बोनेट, एवं बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, यह अपवाद है, और हम पहले लेक्चर में भी इसका जिक्र किए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एवं धातु के बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सब में कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक नहीं है, क्योंकि इनके गुण अकार्बनिक यौगिकों के गुणों से मिलता है। इसलिए गुण के आधार पे इन तत्वों, इन यौगिकों को, गुण के आधार पे इन यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक के श्रेणी में रख दिया गया। तो अगर हम इतने अपवाद को हटा दें, तो जिस यौगिक में कार्बन परमाणु निश्चित रूप से होगा
तथा इसके अलावा कार्बन अकेले तो यौगिक बनाएगा नहीं, कम से कम 2 तत्व चाहिए। तो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये सब तत्व कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे CH4, CH3, COOH, CHCl3, ये सब उदाहरण कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। इसमें कार्बन परमाणु हमको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है, तो ये सब कार्बनिक यौगिक का उदाहरण हुआ। लेकिन अपवाद में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक मत बोलना, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बनिक मत बोलना, कार्बन के धातु के कार्बोनेट मतलब जैसे MgCO3, CaCO3, Na2CO3, ये सब कार्बोनेट में कार्बन तो है, ऑक्सीजन भी है उसके साथ, लेकिन ये धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बनिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनके गुण जो होते हैं वो अकार्बनिक यौगिकों के गुणों से मिलता है, इसलिए गुण के आधार पे उसको अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है बात? कार्बनिक यौगिक का परिभाषा लिख लेना है बच्चों। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का हम परिभाषा साथ साथ लिख दिए, क्योंकि बात यौगिक की हो रही थी तो हम सोचे क्यों ना यौगिक के 2 मुख्य प्रकार कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का परिभाषा बता ही दिया जाए। अब बात है अकार्बनिक यौगिक की। तो अकार्बनिक यौगिक का जो परिभाषा है उसका परिभाषा क्या होगा? तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं, कार्बन के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं उन तत्वों से अगर बना हुआ यौगिक है तो उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक में एक चीज और कहा जाता है कि निर्जीव वस्तुओं या चट्टानों से प्राप्त, ये पुराना परिभाषा है, इसके हिसाब से भी हम लिख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं या चट्टानों से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं या चट्टानों से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। या भूपर्पट्टी से खनन द्वारा, भूपर्पट्टी से यानी भूमि से खनन द्वारा प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। या वैसा यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो यहां हम लिख सकते हैं अथवा वह यौगिक जिसमें कार्बन को छोड़कर, वह यौगिक जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व के, वह यौगिक जिसमें कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व के परमाणु, कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं। कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं। अब अपवाद में जो हम यहां बताए थे तो ये नहीं जिद करने लगता बच्चे की तरह कि सर आप बोले हैं कार्बन को छोड़कर तो यहां CO2 आ गया, CO आ गया। अपवाद में है, गुण के आधार पर इसको रखा गया, बाकी और कोई कारण नहीं है। इसका गुण अकार्बनिक यौगिक के गुण से मिलता है, इसलिए गुण के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट को कहां रखा गया है? अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन जो परिभाषा है अकार्बनिक का वो हम ये लिख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं या चट्टानों से प्राप्त या भूपर्पट्टी से खनन द्वारा प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वह यौगिक जिसमें कार्बन को छोड़कर, क्योंकि कार्बन वाला तो ये है यौगिक, तो कार्बन को छोड़कर अन्य जितने तत्व हैं उन सभी के परमाणु पाए जाते हैं उसको कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक का परिभाषा हम यहां पर लिख दिए। कार्बनिक अकार्बनिक का परिभाषा यहां तो हम सामने लिख ही दिए ताकि आप लोग रोक करके वीडियो को फेयर कर सकें। लेकिन इसके अलावा हम पहले भी बता चुके हैं कि सभी का PDF भी आपको जल्द ही अवेलेबल करवाया जाएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे अब बात आता है मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का परिभाषा। और मिश्रण का भी दो प्रकार है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो पहले मिश्रण के प्रकार से पहले मिश्रण का परिभाषा जान लेते हैं। तो मिश्रण का परिभाषा क्या होगा, तो मिश्रण के परिभाषा के बारे में हम बताते हैं। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है थोड़ा सा। मिश्रण किसे कहते हैं, तो देखो मिश्रण का जो परिभाषा है वो हम यहां पे लिख लेते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का परिभाषा हम लिखते हैं। हम यहां लिखेंगे दो या अधिक पदार्थों, पदार्थ में हम तत्वों या यौगिकों लिख सकते हैं। दो या अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों, तत्व लो या यौगिक लो, तत्व यौगिक को मिला भी सकते हैं, इसलिए हम दो या अधिक पदार्थ लिख रहे हैं। तत्व यौगिक ये भी पदार्थ का ही वर्गीकरण में आया था, इसलिए हम पदार्थ की जगह पे तत्व या यौगिक भी लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं दो या अधिक तत्वों या यौगिकों, ये भी लिख सकते हैं, या दो या अधिक पदार्थों भी लिख सकते हैं। दो या अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों को अब बोल रहा है किसी भी अनुपात में मिलाने पर। यौगिक के परिभाषा में क्या था, निश्चित अनुपात में मिलाने पर। अब क्या बोल रहे हैं, किसी भी अनुपात में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ। दो या अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ, किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ जिसमें पदार्थ के, जिसमें पदार्थ के गुणों में, जिसमें पदार्थ के गुणों में, जिसमें पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु सरल विधियों द्वारा, साधारण विधियों द्वारा, परंतु सरल विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। हम क्या लिखा है, दो या अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ जिसमें पदार्थ के गुणों, पदार्थ की जगह पर हम यहां पर, पदार्थ की जगह पे हम यहां पे अवयव की भी बात कर सकते हैं, जिसमें अवयवों, अवयव का मतलब है जिससे मिलकर के ये पदार्थ बना है, जिससे मिलकर कोई पदार्थ बनता है उसको अवयव कहते हैं। जैसे हम चीनी पानी को मिलाकर एक मिश्रण बनाए तो चीनी और पानी अवयव हो गया। अवयव यानी कि घटक, जिससे मिलकर कोई विलयन बनता है ना, उसको अवयव कहते हैं। तो हम यहाँ पे जिसमें पदार्थ की जगह पे अवयव की भी बात कर सकते हैं, अवयव भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जिसमें अवयवों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम चीनी पानी मिलाएं तो चीनी पानी के मिलाने पर जो मिश्रण बना, तो जैसे चीनी मीठा है, चीनी एक अवयव है क्योंकि चीनी और पानी से वो मिश्रण बना है। तो जिस पदार्थ से कोई विलयन का, मिश्रण का निर्माण होता है उसको घटक कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो जैसे चीनी मीठा है तो चीनी पानी का जो घोल बनकर आएगा वो नमकीन नहीं लगेगा, वो भी मीठा ही लगेगा। इसलिए बोला गया जिसमें अवयवों के गुणों में कोई परिवर्तन, अवयवों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अवयवों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु सरल विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। दो जितने भी ऑनलाइन में बताया जा रहा है, जो भी कोर्स ऑनलाइन में मिल रहा है, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में इतना डिटेल से लिखकर परिभाषा नहीं बताया जाता है। सिंपल लिख दिया गया कि दो या अधिक पदार्थों को मिलाने से, दो या अधिक पदार्थों को मिलाने से बना पदार्थ हो गया।
अब आप जानिए कि इसको डिटेल में कैसे लिखना है। हम यहाँ पे डिटेल में लिख रहे हैं कि दो या अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ जिसमें अवयवों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है परंतु सरल विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब सरल विधि द्वारा पृथक करने की जब बात है तो दिमाग में आ रहा होगा सर यौगिक को क्या पृथक नहीं कर सकते हैं? तो देखो यौगिक के अवयवों को, यौगिक के भिन्न अवयवों को, यानी यौगिक जिससे बना था, जैसे हम जल की बात करें तो जल बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो यौगिक के अवयवों को ना हम एक केवल और केवल रासायनिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा नहीं, रासायनिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। यौगिक का पृथक्करण रासायनिक विधि द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को हम किसी भी सरल विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल है तो चीनी पानी के घोल को गर्म करो, पानी का वाष्प बन जाएगा और बर्तन में चीनी रह जाएगा। अगर दो द्रव का मिश्रण है तो दो द्रव के मिश्रण को आसवन की क्रिया करवा दो, आसवन की क्रिया द्वारा दोनों द्रव एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो हम किसी भी सरल विधि द्वारा जिनके अवयवों को अलग कर सकते हैं वो मिश्रण कहलाता है। जैसे कि हवा की बात कर लेते हैं, जैसे हवा, तो हवा हम लिख सकते हैं हवा अनेक गैसों जैसे हवा अनेक गैसों में हम ब्रैकेट में मुख्य रूप से लिख देते हैं कौन सा? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस आदि। मुख्य रूप से तो ये गैस होता है हवा में, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हवा अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं धुआं, धुआं कार्बन कण तथा वायु का मिश्रण है। धुआं कार्बन कण तथा वायु का मिश्रण है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं पीतल, तो पीतल कॉपर तथा जिंक का मिश्रण है। जिंक का, कॉपर तथा जिंक का मिश्रण है। पीतल कॉपर तथा जिंक का मिश्रण है, यानी कॉपर यानी तुम इसको तांबा भी कह सकते हो, तांबा तथा जिंक का मिश्रण है। इसके अलावा अगर हम और उदाहरण लिखें तो और उदाहरण में हम लिख सकते हैं जैसे कि हवा हो गया, हवा अनेक गैस का मिश्रण है और इस हवा में गैसों का जो अनुपात है वो निश्चित नहीं है, किसी भी अनुपात में कोई भी गैस हो सकता है। कार्बन कण और वायु, हवा में कार्बन कण अगर बहुत ज्यादा है तो धुआं काफी ज्यादा होगा, अगर धुआं कम उठ रहा है तो कार्बन कण भी कम होगा, तो किसी भी अनुपात में ये दोनों मिला हो सकता है। जिंक कॉपर को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो पीतल का निर्माण होता है, यानी ये भी एक मिश्रण है। इसके अलावा बारूद, बारूद जिसको गन पाउडर भी कहा जाता है, तो ये सल्फर, चारकोल, चारकोल कार्बन को ही कहते हैं, सल्फर, चारकोल तथा नाइटर, नाइटर यानी KNO3, नाइटर मतलब KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को हम नाइटर बोलते हैं। तो बारूद सल्फर, चारकोल तथा नाइटर का मिश्रण है। नाइटर का मिश्रण है। तो हम मिश्रण का उदाहरण बताए हवा, धुआं, पीतल, बारूद, टेबल साल्ट, नल का जल, समुद्र जल, गैसोलीन, पेट्रोल, ये सब मिश्रण का ही उदाहरण है। सीमेंट मिश्रण का उदाहरण है, दूध मिश्रण का उदाहरण है। अब मिश्रण का दो प्रकार है, ये मिश्रण का परिभाषा क्लियर है। किसी भी अनुपात में, जैसे हम घर पे शरबत बनाते हैं और जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी कभी ना कभी शरबत बनाया होगा। कभी मम्मी ने ये नहीं कहा कि हाँ बेटा एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी ही मिलाना, 3 ही चम्मच चीनी मिलाना, नहीं तो मिश्रण नहीं बनेगा, नहीं तो शरबत नहीं बनेगा। हम लोग किसी भी अनुपात में चीनी पानी को मिला देते हैं और मिश्रण बन जाता है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि पिछली बार जब शरबत बनाए थे तो उसमें कितना चीनी मिलाए थे, हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। इसीलिए किसी भी अनुपात में अगर हम 2 पदार्थ को मिलाते हैं तो मिश्रण होता है, लेकिन अगर वही अनुपात निश्चित कर देते हैं तो यौगिक कहलाता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण बताए और ये उदाहरण से सब कोई
वाकिफ होगा। अब इसका जो प्रकार है, मिश्रण के दो प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? विषमांगी। होमो का मतलब होता है समान, हेट्रो का मतलब होता है भिन्न। समांगी समान अंग वाला मिश्रण। विषमांगी, विषमांगी का मतलब ये नहीं कि विष मांग रहा है। बहुत सारे टीचर बोल देते हैं कि नहीं आया आंसर समझ में तो कुछ भी लिख देना, तो बच्चा लिख के आता है, वैसा ही बच्चा लिख के आता है कि ऐसा मिश्रण जो विष मांगता हो। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि विष मांगता, इसका मतलब हो गया कि विषम अंगी, विषम अंगी, विषम और अंग से मिलकर बना विषमांगी। समांगी समान अंग वाला, तो जिसमें अवयवी कणों का संघटन यानी अवयवों का अनुपात, ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संघटन, यानी कि हम मिश्रण दो चीजों से मिलाकर बनाए हैं। मान लो हम दो चीज ए और बी को मिलाकर एक मिश्रण बनाए, तो ए और बी का अनुपात जिस मिश्रण में समान होगा ना, वो समांगी मिश्रण होगा। लेकिन अगर हम कोई मिश्रण ए और बी से मिलकर बनाए हैं और उसमें ए और बी का अनुपात निश्चित नहीं है, उसके गुण उनके संघटन समान नहीं है, तो उसको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। और ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एवं गुण समान नहीं होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन, संघटन का मतलब होता है अवयवों का अनुपात। जैसे कि हम चीनी और जल को मिलाएं तो चीनी जल का अनुपात हम समान रख लिए, और समान अनुपात में मिलाने के बाद फिर हम बोले कि जिसका गुण समान हो, तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संघटन एवं गुण समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन ऐसे परिभाषा से तुम नहीं पकड़ पाओगे कि दिया हुआ मिश्रण समांगी है कि विषमांगी, लेकिन एक गुण बताएंगे ना तो तुम आसानी से कह दोगे कि सर ये समांगी है, ये विषमांगी। क्या है वो गुण? तो ऐसा मिश्रण जिनके विभिन्न अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, जिनके अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, उसको समांगी कहते हैं। जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, तो घुलने के बाद ना तुम सूक्ष्मदर्शी लगाकर भी देखोगे ना तो चीनी दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी। इसलिए चीनी पानी, नमक पानी का घोल समांगी है। लेकिन दूध विषमांगी है। दूध हमको सफेद दिखाई दे रहा है और दूध में तैरता हुआ, दूध को ज्यादा उबाल देते हैं और उसका जो मलाई है वो जम जाता है, तो हमको ना दूध में एक से ज्यादा प्रावस्था नजर आता है। तो जिसमें पदार्थ की केवल एक प्रावस्था दिखाई देती है, केवल एक फेज दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं समांगी। लेकिन जिसमें पदार्थ की एक से ज्यादा प्रावस्था दिखाई देती है, जैसे कि दूध जो है द्रव और वसा का मिश्रण है, तो हमको ना दूध में ना थोड़ा थोड़ा वसा तैरता हुआ दिखाई देता, तेल का बूंद जैसा दिखाई देता है। तुम देखना, दूध को एक दो बार गर्म करके छोड़ देना, जितना बार गर्म करोगे ना उसके ऊपर मलाई जमेगा, और मलाई के ऊपर ना पीले रंग का हल्का या गोल्डन कलर का तुमको तेल जैसा बूंद नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको वहां पर पदार्थ की दो प्रावस्था दिखाई दे रहा है, एक तो द्रव है ही दूध वाला और दूसरा तेल वाला द्रव। तो जिसमें पदार्थ की दो प्रावस्था हो, एक से ज्यादा प्रावस्था हो, विषमांगी। लेकिन जिसमें पदार्थ की एक ही प्रावस्था हो, प्रावस्था का मतलब होता है ऐसे तो हम जनरली अवस्था भी उसको बोल देते हैं, लेकिन प्रावस्था का मतलब होता है कि जिस पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ जो है ना अपना अवस्था स्टेट चेंज कर रहा हो। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में बदलता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रावस्था, क्योंकि यहां पानी द्रव था, अब वो गैसीय अवस्था में बदल रहा है, तो यहां क्या कर रहा है, वो अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है, द्रव से वाष्प में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो उसी को प्रावस्था कहते हैं। तो जिसमें पदार्थ की एक ही प्रावस्था नजर आती है, जैसे हम चीनी को पानी में घुलाए तो चीनी तो घुल के गायब हो गया ना, तो उस शरबत में तुमको क्या दिखाई पड़ता है? केवल पानी, यानी पदार्थ की केवल एक अवस्था दिखाई देती है। कौन? लिक्विड, द्रव दिखाई देता है। चीनी ठोस है, ठोस तो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो घुल के गायब हो गया। तो जिसमें पदार्थ की एक ही प्रावस्था दिखाई दे उसको कहते हैं समांगी। और आसान सा चीज तो हम बताएं तुमको, जिनके अवयवों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, उनको कहते हैं समांगी।
लेकिन जिनके विभिन्न अवयवों को नग्न आंखों से भी देख सकते हैं उसको कहते हैं विषमांगी। जैसे धुआं, धुआं को सब कोई देख सकता है। धुआं के पास जाओगे तो धुआं में छोटा छोटा कार्बन कण उड़ता हुआ नजर आएगा, तो वो कोई भी धुएं को देखकर कह सकता है कि हाँ इसमें हमको धुआं वायु हो गया और वायु के साथ उसमें उड़ता हुआ कार्बन कण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब विषमांगी। कोई भी अगर पीतल की बात करें तो पीतल का एक बर्तन जो है ना उसमें जिंक और कॉपर मिला हुआ है, वो बर्तन देखते ही पता नहीं चलता है। इसका मतलब पीतल क्या है, समांगी है, क्योंकि उनके अवयवों को तुम सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते हो। तुम सूक्ष्मदर्शी लगाकर पीतल का बर्तन देखोगे ना तो उसमें तुमको जिंक अलग और कॉपर अलग नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बारूद को कहीं पे बम को कोई फोड़ दिया, बम फूटा, बारूद का विस्फोट हुआ, तो तुम देखते हो ना बारूद का जब विस्फोट होता है तो वहां पे जो धुआं उठता है उसमें बहुत सारे कार्बन कण दिखाई पड़ते हैं। चारकोल उसमें होता है, सल्फर होता है, नाइटर होता है, उसके कण दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए दूध, बारूद, धुआं, कुहरा कुहासा, जो ठंडे के दिनों में कुहासा लगता है उस कुहासे को हम लोग देख पाते हैं, और वो गैस में द्रव का मिश्रण है। ये सब क्या है, ये सब विषमांगी है। तो समांगी और विषमांगी का परिभाषा जो है बच्चों वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में आपको बताएंगे, और कुछ उदाहरण बताने के बाद हम कुछ क्वेश्चन देंगे ताकि आप चुन सके कि हाँ समांगी कौन है और विषमांगी कौन है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है समांगी विषमांगी में। इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में समांगी विषमांगी जो है उसको लेकर के आएंगे। तब तक आप यौगिक के दो प्रकार, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक, मिश्रण का परिभाषा और समांगी विषमांगी के बारे में जो अभी हम बोले थे उस पर जरा विचार कीजिएगा। और पीछे जो भी लेक्चर बताया गया, चूंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है तो आप पर बहुत ज्यादा लोड भी नहीं है सिलेबस का, तो इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप उस डाउट को, अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने यूट्यूब वाले कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को जरूर लिख कर दे। हम प्रयास करेंगे कि सभी स्टूडेंट्स के डाउट का जवाब जो है वो वहां कमेंट में, अगर संभव नहीं हुआ तो जो आगे का लेक्चर होगा उसमें दे सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और खूब जमकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में आप सभी के साथ। धन्यवाद।